अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? चलते हैं आज हम चैप्टर 13 के एमसीक्यूज की जानिब और 11वां एमसीक्यूज देखते हैं। इन एक्यूट एंगल ट्राइएंगल एंगल्स आर लेस देन 90। एक्यूट एंगल कौन सी ट्राइंगल होती है? डियर स्टूडेंट्स, एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसके तीनों एंगल्स 90 से छोटे हों। मिसाल के तौर पर अगर एक 70 का है, ओके, और एक और 80 का है, तो डियर स्टूडेंट्स आपकी खामोशी अशद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप खामोश नहीं होंगे तो शायद क्वेश्चन ना समझ पाएँ। तो मैं आ रहा हूँ एक्यूट एंगल ट्रायंगल की तरफ। एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है, मैं बता रहा था, जिस ट्रायंगल के अंदर तमाम के तमाम एंगल 90 से छोटे होते हैं। अगर एक एंगल 90 का हो गया तो वो एक्यूट एंगल नहीं रहेगी, ओके, या 90 से बढ़ गया तो वो एक्यूट एंगल नहीं रहेगी। ऐसी ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल 90 से छोटे हों उसे कौन सी ट्रायंगल कहते हैं? एक्यूट। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर 3 एंगल ऐसे बनाता हूँ को जो 90 से छोटे होते हैं। चले एक मैं 50 कर लेता हूँ, एक मैं कर लेता हूँ, यानी जिनका सम 180 पूरा होना चाहिए। एक मैं कर लेता हूँ 70, ठीक है, और ये फिर कितना रह गया? 60। चले 60 और 50 कितने होते हैं? 110 और 70 180, तीनों मिलके 180 हो जाते हैं। इज इट क्लियर? तो हमने देखा कि 3 एंगल्स अगर 90 से छोटे हैं किसी ट्रायंगल के अंदर तो वो ट्रायंगल कौन सी होती है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर एक एंगल भी 90 का हो गया तो वो एक्यूट नहीं रहेगी, वो तो राइट हो जाएगी, ओके। अगर एक होती ऑप्टस ट्रायंगल वो होती है जिसमें एक एंगल 90 से बढ़ जाए, 110 का हो जाए या 120 का हो जाए, और बकिया एंगल जितने भी हो, तो इसका मतलब वो ट्रायंगल कौन सी कहलाएगी? ऑप्टस। और ये कौन सी है? एक्यूट। तो इसका मतलब जब भी आपसे पूछा जाए कि एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कितने एंगल 90 से छोटे होते हैं तो क्या आंसर देंगे? All the 3 angles, sir. All the 3 angles are less than 90. So this triangle is called acute angle triangle, and the triangle is said to be obtuse if it has at least one element more than, it has one angle more than 90 degree is called obtuse. तो चलिए यहाँ पर अगला एमसीक्यूज जो है वो क्या कहता है? जी, ये कौन सा एमसीक्यूज है? 11 में कहता है इन एक्यूट, सॉरी पहले तो 11 कराऊंगा। इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल डैश एंगल्स आर लेस देन 90, ऑल द 3 एंगल्स आएगा। और 12वें नंबर पे देखें, ऑप्टस एंगल ट्रायंगल हैविंग डैश एंगल ग्रेटर देन 90 1। जो ऑप्टस होगी उसकी शर्त एक एंगल के लिए है, एक्यूट की शर्त तीनों एंगल्स के लिए कि वो तीनों एंगल्स 90 से छोटे होने चाहिए, और ऑप्टस में एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 और 12 हो चुका, अब 13 की तरफ आ रहा हूं। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द ग्रेटेस्ट एंगल इज ऑफ। तवज्जो फरमाइए हजरात, एक जरूरी ऐलान सुनिए। जी फरमाइए। आपने क्या इरशाद फरमाया सर जी? आपने कहा है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में मैक्सिमम एंगल कितना होता है? चले चेक करते हैं भाई, ऐसे नहीं बताएंगे हम, तो एनालिसिस करेंगे भाई। मैंने ट्रायंगल ली राइट, उसमें एक एंगल लिया 90 का। अरे भैया बाकी 2 एंगल्स का मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है कि बकिया 2 एंगल्स का सम कितना है? 90। क्योंकि ये दोनों मिलके 90 और ये तीसरा 90, तभी तो ये 180 बन जाएगा। इसका मतलब बकिया 2 एंगल 90 से क्या है? छोटे हैं। सपोज अगर ये एक 60 का है तो ये 30 का होगा, क्योंकि 60, 30 और 90 तीनों मिलके कितने हो गए?
हो सकता है सर ये भी 45 का हो, ये भी 45 का हो। बिल्कुल जी हाँ, पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो कुछ भी हो, इस 90 के अलावा बकिया दोनों एंगल 90 से छोटे होते हैं। 90 से देखें, 60 90 से छोटा है, 30 90 से छोटा है। हाँ, अलबत्ता अगर ये दोनों आपस में प्लस हो जाएं तो फिर 90 के बराबर हो सकते हैं, लेकिन हर एक 90 से क्या है, छोटा है। तो भैया इस सवाल के जवाब में हम क्या कहने वाले हैं? उसने कहा इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ग्रेटेस्ट एंगल इज, अरे ग्रेटेस्ट एंगल इनमें कौन है? 90 है। 90 से तो बड़े नहीं सकता मेरे भैया। तो चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 14 में कहता है इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल इन लेंथ द लॉन्गर साइड हैज डैश एंगल ऑपोजिट टू इट। अरे भाई कुछ बच्चे कहते हैं ज्योमेट्री बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कहता हूं ज्योमेट्री बहुत आसान है। तो बस बात यह है कि सोचने की बात है। जिसने जो सोचा उसको वही मिला। अगर सोचोगे आसान तो मिलेगी आसानी, और अगर सोचोगे मुश्किल तो मिलेंगी मुश्किलात। तो बताइए सोचना अच्छा चाहिए या बुरा? अच्छा चाहिए ना। आप सोच लो कि ज्योमेट्री बहुत इजी है तो फिर आपको आसान लगेगी, और अगर आपने सोच लिया कि ज्योमेट्री बहुत मुश्किल है तो फिर भैया क्या लगेगी? मुश्किल। तो मैं अपने इस क्वेश्चन की जानिब आ रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी तरफ तवज्जो देंगे। अरे हाथ खड़ा कीजिए जो जाग रहे हैं। वेल डन, सिट डाउन। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं पहले भी बारहा ये बात बता चुका हूं कि जिसकी साइड सबसे बड़ी होगी उसका ऑपोजिट एंगल भी सबसे बड़ा होगा, और जिसकी साइड सबसे छोटी होगी उसका ऑपोजिट एंगल भी सबसे छोटा होगा। अरे मुझे बताएं इनमें से कौन सी सबसे छोटी साइड लग रही है आपको? ये वाली? ओके। आप मेरे स्टूडेंट्स का कहना है कि सर ये वाली साइड जो है ना वो छोटी लग रही है, ये भी बड़ी लग रही है, ये भी बड़ी लग रही है। अच्छा चलिए मान लें ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है सॉरी इसको 6 कह लेते हैं, ये 6 है, ये 5। चलिए अब मुझे बताएं कि इनमें मैं 3 एंगल ले लेता हूँ। एक एंगल x है, एक y है, एक z है। अब मुझे बताएं सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? अरे z। क्यों? क्योंकि ये 6 है। इनमें सबसे बढ़िया साइड कौन सी है? 3, 6 या 5? 6। तो 6 का जो ऑपोजिट एंगल है वो भी सबसे बड़ा होगा, है ना मजे की बात। और जो साइड सबसे छोटी है वो कौन सी है जरा बताइए? 3। तो भैया उसका ऑपोजिट एंगल y सबसे छोटा होगा। इज इट क्लियर? तो वो यही पूछना चाह रहा है कि जिसकी साइड सबसे छोटी होगी उसका एंगल ऑपोजिट कौन सा होगा? सबसे छोटा। और जिसकी साइड सबसे बड़ी होगी उसका ऑपोजिट एंगल क्या होगा? बड़ा। इज इट क्लियर? तो यहां पर स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ते हैं ताकि बात और वाज़ेह हो सके। स्टेटमेंट नंबर कौन सी है ये? 14 कहता है इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल इन लेंथ, if two sides of a triangle are unequal, यानी अगर इसी ट्रायंगल की 2 साइड्स अनइक्वल हो जाएं, मिसाल के वैसे तो ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं। हाउ मेनी साइड्स आर? 3। लेकिन उसने कहा अगर 2 साइड्स का कंपैरिजन किया कि अगर एक बड़ी साइड है, चले 5 और 3 ले लेते हैं, एक बड़ी साइड है एक छोटी साइड है, और जो बड़ी साइड है उसका एंगल जो छोटी साइड है उसके एंगल से क्या होगा? बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। सो हम कह सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन y। तो भाई आपने समझने की कोशिश की, बात समझ में आ गई? जियोमेट्री का मतलब क्या है? जियो का मतलब अर्थ, मैट्री का मतलब मैट्रॉन यानी मेजरमेंट। जमीनी पैमाइश को हम क्या कहते हैं? जियोमेट्री। अरे ये पैमाइशें ही तो हैं। जब आप सिविल इंजीनियर बन जाते हैं तो यही ड्राइंग जो हम व्हाइट बोर्ड पे कर रहे होते हैं आप जमीन पे कर रहे होते हैं जब आप सिविल इंजीनियर बन जाते हैं। अरे यही मेजरमेंट्स जो आप व्हाइट बोर्ड पे स्केल बना के यहाँ पर आप मेजरमेंट कर रहे होते हो, कल को इन फ्यूचर जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ रहे होते हो तो फिर क्या करते हो?
अरे यही पैमाइशी आपकी ज़मीन पे हो रही होती है। तो इसीलिए इसका बाकायदा एक नाम रखा गया है जियोमेट्री, कि ये प्लॉट ऐसा है, इसकी लेंथ इतनी है, ये ट्रायंगुलर प्लॉट है, ये एक सर्कुलर प्लॉट है, ये एक स्क्वायर शेप प्लॉट है, इसका एरिया कितना है, इसकी कटिंग कैसे होगी, इसका फ्रंट कितना है, इसकी लेंथ कितनी है, ये कितने मरले में, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब क्या है? जियोमेट्री। अरे यही आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में काम आने वाली है। तो इससे जो किनारा कश रहेगा बच्चा, वो क्या सीखेगा? गोया उसने क्या पढ़ा मैथ में? 2 + 2 = 4 मैथ नहीं है। मैथ बहुत कुछ है। मैथ सोचने की सलाहियत देता है, मैथ शऊर देता है, मैथ पैमाइशें देता है, मैथ जानकारी देता है, मैथ आपकी जहन को कुशादा करता है। अरे मैथ में और बहुत कुछ है। इज इट क्लियर? तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। Which of the following is trichotomy property of real number? अरे ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी क्या होती है? आपको पता ही है किसी रियल नंबर की, या तो एक्स वाई से ग्रेटर होता है, या एक्स वाई से लेस होता है, या एक्स वाई के तीनों प्रॉपर्टीज मिलके क्या बनती है? ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पर तो कोई ट्रिकोटोमी नहीं है, तो नन ऑफ दीज आएगा। क्या आएगा? नन ऑफ दीज। या फिर यहां पर नन ऑफ दीज की जगह लिखा होता ऑल द 3 ऑप्शंस ए बी सी, तो फिर उससे ठीक हो जाना था, क्योंकि तीनों ऑप्शंस इकट्ठी होनी थी, तब ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी बननी थी। 17 नंबर पे देखें, द डैश ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज लॉन्गर देन ईच ऑफ द अदर 2 साइड्स। अरे सबसे बढ़िया साइड किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की कौन सी होती है? देखा, खुद ही पता चलता जा रहा है आपको। अरे क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। 18 की स्टेटमेंट देखिए, इन एन ऑप्टस एंगल ट्राइंगल। अरे ऑप्टस आ गई, सुनो 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 सुनो, ऑप्टस, ऑप्टस ट्राइंगल आ गई। इन एन 18वें नंबर की स्टेटमेंट देखिए, जरा तवज्जो कीजिए। इन एन ऑप्टस एंगल ट्राइंगल द साइड ऑपोजिट टू डैश इज लॉन्गर देन ईच ऑफ अदर 2 साइड्स। बोलिए। अरे जो एंगल ऑप्टस होगा। अच्छा, ऑप्टस ट्रायंगल क्यों कहते हैं? क्योंकि एक एंगल 90 से बड़ा होता है, 110। इस एंगल को ऑप्टस एंगल कहते हैं। हर वो एंगल जो 90 से बड़ा हो उसे कौन सा एंगल कहते हैं? ऑप्टस। जिसमें एक एंगल ऑप्टस आ जाए, उस ट्रायंगल का नाम ही ऑप्टस पड़ जाता है। और एक्यूट एंगल उसे कहते हैं जो 90 से। अच्छा, बड़ी अजीब बात है कि इसके तीनों एंगल 90 से छोटे हों तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, उसका एक एंगल 90 से बड़ा हो तो ऑप्टस। उसके एक एंगल ऑप्टस होने से नाम ऑप्टस बन गया, इसके तीनों एंगल एक्यूट होने से नाम एक्यूट एंगल बना है, ट्राइंगल। इज इट क्लियर? तो 18वें नंबर की जो ऑप्टस ट्राइंगल है उसकी साइड सबसे बड़ी कौन होगी? जो ऑप्टस एंगल की ऑपोजिट साइड होगी, क्योंकि 110 कौन सा एंगल है? ऑप्टस। जी आगे चलिए। 19वां नंबर, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज डैश देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तभी ट्रायंगल पॉसिबल होगी ना। हमने पिछले चैप्टर में यार ही पढ़ा ही तो था कि जब एक ट्राइंगल की 2 साइड्स को प्लस करते हैं तो आंसर तीसरी साइड से बड़ा आ जाता है। तो किस पे टिक करेंगे? ग्रेटर। जो उसके बाद 20वें नंबर की स्टेटमेंट पे गौर करें, विच फॉलोइंग सेट लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। इनकी 4 लेंथ्स दी हुई हैं, आपने इनमें से चेक करना है कौन सी लेंथ एक ट्राइंगल को बनाती है। कौन सी? सेकंड वाली, क्योंकि 4 और 3 को प्लस करें 7 और 5 से बढ़ जाता है, बाकी ऑप्शंस नहीं बनती, तो हम सेकंड पे टिक करेंगे। 19वां, 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। बताइए बेटे, एक ट्राइंगल है, उसकी एक साइड 10 है, दूसरी साइड 15 है, तो कहता है तीसरी साइड कौन सी पॉसिबल हो सकती है? क्योंकि 15 और 10 को ऐड करें तो कितना बनता है? 25। 25 को बढ़ जाना चाहिए किससे? 25 5 से भी बड़ा है, ये तो 5 तो नहीं हो सकता, तो क्या आएगा? देखें, एक 10 साइड है, एक 15 है, तो आप कहते हैं कि तीसरी साइड सर 25 होनी चाहिए, ऐसे कहते हैं, क्योंकि छोटी साइड इनमें से कौन सी है?
10 और 15 कितना हो गया? 25। वो तो थर्ड साइड के बराबर आ रहा है। नहीं, क्या आनी चाहिए? 30 आएगी। नहीं, 10 और 15 क्या बनता है? 25। 25 तो 30 से छोटा है। 20 आएगी, क्योंकि इनका सम बढ़ जाना चाहिए। 10 और 15 कितना होता है? 25। 25 20 से बढ़ जाता है, इसका मतलब फिर थर्ड साइड कौन सी पॉसिबल है? 20। इज इट क्लियर? एक बच्चा कहता है सर 5 नहीं आ सकता। उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। 5 नहीं आ सकता, तीसरी साइड। क्यों नहीं आ सकता सर? क्योंकि अगर तीसरी साइड 5 हो जाती है तो फिर 10 और 5 कितना हो जाता है? 15 इस 15 के बराबर आ जाता है, क्योंकि हर छोटी दो साइड ऐड होके तीसरी साइड से बढ़ जानी चाहिए। तो 5 की पॉसिबिलिटी यहां पे नहीं बनती, क्योंकि 5 अगर तीसरी साइड बन जाए, 5 में 10 ऐड करें, 15 तीसरी साइड के बराबर आ रहा है। इज इट क्लियर? तो फिर किस पे ठीक करेंगे? 25 पे टिक करेंगे। और सॉरी 20 पे, आई एम सॉरी। अब 20 नंबर पे जाइए। द डिफरेंस ऑफ मेजर ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज लेस देन द मेजर ऑफ थर्ड साइड। जब डिफरेंस निकालेंगे तो तीसरी साइड से छोटा आना चाहिए। इज इट क्लियर? आगे 22वें नंबर पे देखें। द एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन डैश इंटीरियर एंगल्स। अहम बात है, ये बात भी काबिले गौर है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक ट्राइंगल बनाई। ये दो इंटीरियर एंगल हैं, ये एक्सटीरियर एंगल। तवज्जो रखनी है। सपोज मैं फर्ज कर लेता हूँ ये एंगल 60 का है, ये भी 60 का है, ये भी 60 का है, और ये ट्राइंगल कौन सी है? सपोज दैट, लेट्स सपोज। अच्छा, ये 60 है तो ये कितना होगा? 120, क्योंकि ये मिलके कितना हो जाता है? अच्छा, अब ये जो बाहर का एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, ये अब इसका एक इंटीरियर एंगल एडजेसेंट है। ये 60 इसका एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है। एडजेसेंट का मतलब इसके साथ जुड़ा हुआ है। इज इट क्लियर? अब ये एंगल भी इंटीरियर है, ये एंगल भी, ये एंगल भी, वो ये, और ये। मैं आपको बात समझा दूं। ये एक्सटीरियर, इसका ये एडजेसेंट इंटीरियर, जुड़ा हुआ इंटीरियर, जिस तरह ये दोनों कमरे एडजेसेंट हैं। ये एंगल कितना होगा? 120। ये कितना होगा? तवज्जो करनी है। अब इस 120 के एडजेसेंट इंटीरियर एंगल कौन सा है? ये। सर, इस 120 का ऑपोजिट इंटीरियर एंगल कौन सा है? ऑपोजिट, ये और ये। हर एक्सटीरियर एंगल के दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल हैं। नहीं समझे? ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर का मतलब, हाँ, ये मैं रेस कर देता हूं, कंफ्यूज कर लिया। बाहर वाला, हर बाहर वाला एंगल अपने दो मुखालफ अंदरूनी एंगल रखता है। एवरी एक्सटीरियर एंगल हैज टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इज इट क्लियर? यस। अब इस 120 का एक ये 60 भी इंटीरियर एंगल है, मगर ये इसका क्या है? एडजेसेंट। ये वाला 60 इसका क्या है? ऑपोजिट। ये 60 इसका क्या है? ऑपोजिट। मगर ये 60 इसका क्या है? एडजेसेंट। तवज्जो, अब इस तरफ आइए। इस 120 का और ये 60 इसका क्या है? ऑपोजिट। ये 60 इस एंगल का क्या है? ऑपोजिट। मगर ये 60 इस एंगल का क्या है? एडजेसेंट। इधर आइए। अब इस 120 का ये 60 क्या है? ऑपोजिट। ये 60 क्या है? ऑपोजिट। मगर ये 60 इसका क्या है? एडजेसेंट। इज इट क्लियर?
अच्छा मुझे बताएं एक बात, एक्सटीरियर एंगल तमाम ट्राइएंगल के अंदरूनी एंगल से बड़ा है कि नहीं बड़ा है? इस 60 से भी, इस 60 से भी, इस 60 से भी बड़ा है। यानी अंदर के जितने भी एंगल हैं उनमें हर एक से बड़ा है। एक बात ये याद रखना, एक बात ये याद रखना, ये एंगल और ये एंगल, अगर इसका एंगल का नाम अल्फा है, इस एंगल का नाम बीटा है, तो ये बाहर वाला पता कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा होगा। इन दोनों के सम के बराबर होगा। इसको हमें नहीं पता, इसका हमें कुछ नहीं पता कितना है। अब ये देखें, अब मैं इसको रेज कर देता हूं। अब ये बाहर वाला एंगल कितना है? देखिए 60 प्लस 60 बिकम्स 120। इज इट क्लियर? इसका मतलब अगर यहां सर एंगल 30 हो, यहां पर एंगल 60 हो, तो सर ये कितना होगा फिर? ये होगा 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90। एक मिसाल दे रहा हूं, मैं एक और मिसाल देता हूं। मैंने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ली है, इसका ये एंगल इसका एंगल बराबर है, ये डिफरेंट है। फर्ज किया ये एंगल मैं ले लेता हूं, तीनों का सम 80, ये भी ले लेता हूं 80। कितने बन गए? और ये कितना बन गया? सपोज अब आ जाए, मैं बाहर एक्सटीरियर एंगल की तरफ आ रहा हूं, ठीक है? एक्सटीरियर एंगल ये भी बन सकता है, वैसे तो ये भी बन सकता है। अगर इसको बढ़ा दे तो इधर बन जाएगा। अच्छा, ये एक्सटीरियर एंगल अपने ऑपोजिट इंटीरियर एंगल किसके बराबर होगा? ये 20 प्लस 80, यानी ये एंगल कितना होगा? 100 का होगा। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपने ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। अपने ऑपोजिट इंटीरियर जो साथ एडजेसेंट है उसकी बात नहीं कर रहा। अब मुझे बताएं, अब ये 100 किससे बड़ा है? 20 से भी बड़ा है। विच इज ग्रेटर देन 20, which is also greater than 80. Every exterior angle is greater than the opposite interior angle. अब आप कहेंगे सर अगर ये एक्सटीरियर एंगल इधर होता फिर इन दोनों से, फिर इन दोनों का सम 80 और 20 100, फिर ये 100 देखिए 20 से भी बड़ा है, ये 100 80 से भी बड़ा है। चले सर इस तरफ एक्सटीरियर एंगल, फिर ये बनेगा। अब ये एक्सटीरियर एंगल इस 80, अब 80 और 80 कितने हो गए? ये 160 होगा। ये कितना होगा? 160 होगा। और देखिए ये दोनों मिलके फिर 180 नहीं बन गए? 160 ये 20 ये देखिए 180 हो गया कि नहीं हो गया? 180 हो गया। और ये इधर से 180 होते हैं, 100 और ये 80 मिलके 180 हुए कि नहीं हुए? अब ये भी 180 बनने के नहीं बने? इसका मतलब एवरी एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। भाई समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सो तो नहीं रहे? लो जी, इस बात को समझने के बाद अब मैं स्टेटमेंट नंबर कौन सी है ये? 23 पे आता हूं। नहीं 23 कौन सी है? 22। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइएंगल इज ग्रेटर देन द नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। यानी नॉन एडजेसेंट कौन से होते हैं? जो ऑपोजिट होते हैं। नॉन एडजेसेंट जो ऑपोजिट होते हैं। एडजेसेंट जो साथ जुड़ा है वो नहीं, दूसरे वाले क्या हैं? नॉन एडजेसेंट। आगे चलें। द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड ए पॉइंट नॉट ऑन द लाइन। अच्छा ठीक है, अब ये जरा बात समझें।
कहता है वो पॉइंट जो लाइन के ऊपर ना हो, यानी उससे हटके हो, उससे ऊंचा हो, क्योंकि पॉइंट तो बहुत सारे लाइन के ऊपर भी हैं। उसने कहा आ पॉइंट विच आर नॉट लाइंग ऑन द लाइन या विच हैज एट अ डिस्टेंस, ये एक पॉइंट है विच हैज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम ए लाइन, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा ये पूछा है। तो आपने क्या कहना है, द लेंथ ऑफ द, क्या आएगा, परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, यानी इस पॉइंट से और इस लाइन सेगमेंट के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही एक्चुअली उसका डिस्टेंस है उस लाइन से। उसके बाद 24वें नंबर पे देखें, इनमें देखें सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है। ये डायग्राम आपके सामने है, ये देखिए जरा, ये आपके पास, ये देखें बड़ी सारी डायग्राम, इसमें सबसे देखें एक एंगल 30 बना रही है लाइन, एक 60 बना रही है, एक 90 बना रही है और एक 70 बना रही है। इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, पीएन। पीएन चूंकि परपेंडिकुलर है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओके। बाकी जितने भी डिस्टेंस है वो लेंथी हैं, इनमें शॉर्टेस्ट कौन सा है, जो परपेंडिकुलर है। अब लास्ट देखें, इन द फिगर पी इज एनी पॉइंट लाइंग अवे फ्रॉम द लाइन ए बी देन पी एल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इफ, अगर पी एल ए 90 का एंगल हो और पी एल बी भी, देखे ना, ये एक लाइन है, ये आपका पॉइंट है, ये पॉइंट, ये आपका एल है, ये ए है, ये बी है। अगर ये एंगल 90 का हो, ये भी 90 का हो, इसका मतलब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। दोनों एंगल एडजेसेंट हैं और दोनों आपस में इक्वल हैं। जब दो एंगल इक्वल हो और वो एडजेसेंट हो तो इसका मतलब वो 90 के हैं, वो परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ए एंगल, ये कौन सा एंगल है, एंगल ए एल पी, और ये कौन सा एंगल है, एंगल बी एल पी, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो आपने कौन सा आंसर देना है, इसमें पी एल ए 90 का है, देखें पी एल ए या ए एल पी दोनों एक ही बात है, तो वो किसका होना चाहिए, 90 का होना चाहिए। तो आप 90 पे टिक कर दें। इस तरह से आज का जो चैप्टर नंबर 13 के जो एमसीक्यूज हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको समझ आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।